अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी अब सिर्फ मिसाइलों और जंगी हथियारों तक महदूद नहीं रही। पिछले 6 माह से ये जंग जारी है और ईरानी हमलों ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों की कमजोरियां एक एक करके एक्सपोज करना शुरू कर दी हैं। आपने हुर्मुज़ आलमी तजारत और तवानाई के लिए अहम खतरे के तौर पर सामने आ गई है, जबकि वाशिंगटन ने तेहरान के खिलाफ इक़्तिसादी दबाव मजीद बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब ईरान ने भी अमरीकी पाबंदियों को पुरानी पॉलिसी का तसलसल करार देते हुए सख्त रद्दअमल दिया। इस कशीदगी के साथ इसराइली फौज की अफरादी कुव्वत, असलहे और माली वसाइल पर भी पड़ रहे हैं, और जबकि ईरान में स्टारलिंक के खिलाफ कार्रवाई ने जंग के एक नए यानी मवासलाती महाज को भी नुमायां कर दिया है। दोस्तों, आज की इस नशिस्त के अंदर इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे मशरिक़ वुस्ता से। और मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे ईरानी हमलों की अब जद में है। ईरान के साथ तकरीबन 6 माह जारी रहने वाली जंग ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी मौजूदगी के मुस्तकबिल के हवाले से एक नई बहस छेड़ दी है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों की कमजोरी को बड़ा वाज़ेह कर दिया। अमरीका गुज़श्ता तकरीबन 4 दहाइयों से खलीजी ममालिक में कायम बड़े फौजी अड्डों के नेटवर्क के जरिए मशरिक़ वुस्ता में अपनी फौजी मौजूदगी बरकरार रखे हुए। ताहम हालिया जंग के दौरान ईरान ने अमरीकी तनसीबात को मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। एक बात आपने याद रखनी है कि ये तमाम जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं, ये एक दिन में खड़ी नहीं की गई, बल्कि आपको एक पूरी हिस्ट्री मिलेगी। ओवर द ईयर्स कई साल लग गए अमरीका को मशरिक़ वुस्ता में अपनी बेसिस कायम करने के हवाले से। जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया, जो सफारती लिहाज से जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये अपनी डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते रहे, और एक खौफ का माहौल क्रिएट किया गया कि अगर तुमने हमें अपने अड्डे, अपने मुल्कों के अंदर अड्डे ना बनाने दिए तो यकीनन इसका एक असर तुम्हारी मईशत के ऊपर पड़ सकता है, तुम्हारा दुश्मन बहुत तेज है, तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। तो ये वो खौफ था जिसको बुनियाद बनाकर अमरीका मशरिक़ वुस्ता के अंदर अपने पांव आहिस्ता आहिस्ता जमाता रहा और बेसिस को बढ़ाता रहा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों ने यह सवाल उठा दिया कि ईरानी साहिलों के करीब मौजूद बड़े अमरीकी फौजी अड्डे जदीद मिसाइल और ड्रोन खतरात के मुकाबले में किस हद तक महफूज हैं। ईरानी हमलों के दबाव के बायस अमरीका ने अपनी कुछ अफवाज और जंगी त्यारे इसराइल, उर्दन और दीगर निस्बतन महफूज और दूर दराज मकामात पर मुंतकिल किए, जबकि बाज़ अमरीकी त्यारों और ड्रोन्स ने यूरोप में मौजूद फौजी अड्डों से भी कार्रवाइयां की। अब वाशिंगटन के सामने बुनियादी सवाल यह है कि मुतासा फौजी तनसीबात की दोबारा तामीर पर अरबों डॉलर खर्च किए जाएं, या बदलती हुई जंगी सूरत हाल के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी मौजूदगी के पूरे ढांचे का असर नो जायजा लिया जाए। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने अप्रैल में एक एस्टिमेट है जी उनका, वो क्या था कि मशरिक़ वुस्ता के 7 ममालिक में मौजूद 11 अमरीकी फौजी अड्डों को पहुंचने वाले नुकसानात की मुरम्मत पर तकरीबन $5 अरब खर्च हो सकते हैं। यानी ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा। जहां पर पीट हेग्सेथ एक नए बिल की बात कर रहे हैं, नया बजट जो है उसको उन्होंने कहा कि किसी तरह से हम इसको प्रूव करवा सकें, वहीं पर ये जो पैसे हैं यानी डॉलर्स, $5 अरब आपको चाहिए होंगे अगर आप दोबारा से मशरिक़ वुस्ता में अपने इन अड्डों का एक रिवाइवल चाहते हैं। दोस्तों, ताहम पेंटागन ने ईरान के साथ जंग की मजमूई लागत के तखमीने में इन अड्डों की तामीरी नौ के अखराजात शामिल नहीं किए। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी हिकमत अमली में तब्दीली के बावजूद ईरान भी अपनी फौजी सलाहियतों को नई सूरत हाल के मुताबिक ढालने की कोशिश करेगा। इसराइली फौज इंटेलिजेंस के एक साबिक ओहदेदार के मुताबिक ईरान मुस्तकबिल में ऐसे दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर ज्यादा तवज्जो दे सकता है जो उर्दन और इसराइल समेत खित्ते में मौजूद अमरीकी और इत्तेहादी अहदाफ तक पहुंच सकें। यूं ईरानी हमलों ने न सिर्फ अमरीकी फौजी अड्डों की सिक्योरिटी पर सवाल उठा दिए, बल्कि वाशिंगटन को खित्ते में अपनी मुस्तकबिल की फौजी हिकमत अमली पर भी दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया। यानी ये इतना आसान टास्क नहीं होगा कि आप किसी तरह अपने फौज जितने भी यहाँ से फौजी हैं उनको निकालें, या फिर जो इंस्टॉलेशन तबाह हो गई, फौजी बेसिस जो तबाह होगी, उनको दोबारा से ऑपरेशन किया जा सके। एक पैसा, डॉलर्स आपको दरकार होंगे, एक मजबूत फॉरेन पॉलिसी आपको दरकार होगी, और आपके इत्तेहादी क्या आपके साथ खड़े होंगे। देखें, अमेरिका के जितने भी इत्तेहादी मिडिल ईस्ट के अंदर वो सोचते होंगे ना कि हमें क्या मिला इस दोस्ती जो हमने अमेरिका के साथ की, बल्कि हमारी मईशत को तबाह किया गया। और एक बात आपने याद रखनी है कि अगर ईरान को आप, जैसा कि अमेरिका कह रहा है कि हम मजीद सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं, इसकी एक भारी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। 6 माह के अंदर आप ईरान को ख़त्म नहीं कर सके, बल्कि आपके पल्ले अब कुछ नहीं रहा। एक छोटे से मुल्क ने दुनिया की सबसे बड़ी
सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और दोस्तों, अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमलों के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी का एक और अहम महाज आबने हुर्मुज़ बन चुका है, जो आलमी तवानाई की तरसील के लिए इंतहाई अहम समंदरी गुजरगाह है। इसी तनाजुर में अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तजारती रास्तों, बिलखुसूस आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं है। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए JD वेंस ने कहा कि अमेरिका के पास ईरान से निपटने के लिए कई रास्ते मौजूद हैं, ताहम उनके बकौल सबसे मौसर तरीका ईरान को तेल और गैस की तजारत में रुकावट डालने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना। ईरान आबने हुर्मुज़ समेत बैनुल-अक़वामी तजारती रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकता। JD वेंस का दावा या उनके मुताबिक आबने हुर्मुज़ से रोजाना 7 से 15 मिलियन बैरल तेल की तरसील जारी है। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना। अमरीका के पास ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं और वाशिंगटन तेहरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने के लिए तेल और गैस की तजारत को भी निशाना बना सकता है। दोस्तों, खित्ते में जारी कशीदगी के बायस आबने हुर्मुज़ से तेल की तरसील में किसी भी बड़ी रुकावट के आलमी मंडी और तवानाई की कीमतों पर नुमाया असरात मुरतब होने का खदशा है। और यही वजह है कि वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ अगला दबाव फौजी महाज के साथ साथ इक़्तिसादी महाज पर बढ़ाने का फैसला किया। अब JD वेंस की अगर आप बातें सुने ना, तो ये बातें पिछले 6 माह से ये लोग यही कर रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, हम नाकाबंदी करेंगे। यार, तुम नाकाबंदी करके देख लो। नाकाबंदी की गई, आपने अपने तमाम बहरी बेड़ों को ईरान के पानियों में उतार कर देखा, आपने 1000 टोमाहॉक मिसाइल ईरान की सरजमीन के ऊपर आप उनको इस्तेमाल करते हैं, आप ईरान की क़यादत को शहीद कर देते हैं, आप कमांडर्स को शहीद कर देते हैं, आपने पुलों को टारगेट किया, लेकिन इसके बावजूद ईरान आज भी वैसे का वैसे ही खड़ा है और अमेरिका के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। आपकी जो पग थी उसका फुटबॉल बनाकर ईरान इस वक्त खेल रहा है और अमेरिका अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद अपने लिए कोई रास्ता निकालने में नाकाम रहा। दोस्तों, ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी कार्रवाई जो है वो शुरू करने का बाकायदा तौर पर एक इशारा दिया गया है और अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेंस्टेड ने ऐलान किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अब ये एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। स्कॉट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की फौजी कार्रवाई के नतीजे में ईरान की फौजी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि उनके दावे के मुताबिक ईरान की तकरीबन 100% फौजी फैक्ट्रियां भी तबाह हो गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी D-Day का आगाज हो रहा है, जिसे वो किसी भी मुखालिफ मुल्क के खिलाफ अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी माली कार्रवाई करार दे रहे हैं। अब ये जो D-Day क्या होता है जी, दूसरी जंग अजीम 6 जून 1944 के इत्तेहादी हमले के लिए मशहूर है, इसलिए इसे आमतौर पर ये इस्तिलाह जो है इक़्तिसादी D-Day की इस्तेमाल की जाती है, यानी मईशत के लिए फैसला कुन और गैर मामूली अहमियत का दिन, जब आप अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान के ऊपर जो है वो एक इक़्तिसादी हमला करने जा रहे हैं। तो उसे ईरान का जौहरी प्रोग्राम दफन कर दिया गया, ये उनका दावा है और अब अमेरिका फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है, ये भी उनका दावा है। यूं वाशिंगटन ईरान पर फौजी दबाव के बाद इक़्तिसादी और माली महाज पर भी अपनी कार्रवाई मजीद तेज़ करने की तैयारी कर रहा है। अगर आप कार्रवाई करेंगे, दूसरी तरफ से चाइना, रशिया, आपके ऊपर एक और दबाव होगा। और अगर आप ये समझते हैं कि आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को बाज़ कर देंगे कि वो तेल ना खरीदें, तो ये इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, अमेरिका के इस ऐलान पर तेहरान खामोश नहीं रहा और ईरान ने बाकायदा तौर पर इसका जवाब दिया कि एक ही फिल्म भाई आप बार बार दिखा रहे हैं, एक ही फिल्म बार बार चल रही है और नई अमेरिकी पाबंदियों की जो स्टेटमेंट थी इस पर जवाब दिया है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने। अब्बास अराग़ची जिन्होंने इसका जवाब दिया, वो ये कहते हैं कि मुतवक्के नई अमेरिकी पाबंदियों का पैकेज दरअसल एक ही फिल्म को बार बार चलते देखने के मुतरादिफ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका की जानिब से इख्तियार की गई जाने वाली दबाव और पाबंदियों की पॉलिसी साबिक अमेरिकी हुकूमतों से मुख्तलिफ नहीं है। नई अमेरिकी पाबंदियों के मुमकिना ऐलान को ईरान पर दबाव बढ़ाने की इसी पॉलिसी का तसलसल करार दिया जो गुज़श्ता अमेरिकी इंतज़ामिया के अदवार में भी जारी रही। तेहरान के मुताबिक वाशिंगटन की नई पाबंदियां किसी नई हिकमत अमली के बजाय पुरानी पॉलिसी का तसलसल हैं। यूं एक तरफ अमेरिका इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने का ऐलान कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान वाजे कर रहा है कि वो अमेरिकी पाबंदियों को नई हिकमत अमली नहीं समझता। लेकिन इस पूरे तनाज़े के असरात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक अब महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इसराइली फ़ौज भी तवील जंगी कार्रवाइयों के बायस इस वक्त शदीद दबाव में दोस्तों आ चुकी है। एक खबर मैं आपके साथ और भी शेयर कर देता हूँ, ये इसराइली फ़ौज के हवाले से है और बताया जाता है कि अब इन्हें असलहे और अफरादी क़ुव्वत की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इसराइली फ़ौज को तवील जंगी कार्रवाइयों के बायस असलहे, अफरादी क़ुव्वत और माली वसाइल के हवाले से बढ़ते हुए दबाव का सामना है। इसराइली अखबार
نے ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیلی فوج نے 3 سال سے بھی کم عرصے میں اتنا گولہ بارود استعمال کیا جتنا گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران استعمال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 53,000 ریزرو روزانہ خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ ریزرو فوجیوں کی مسلسل تعیناتی پر اربوں جو شکل ہیں وہ لاگت آ رہی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کی کارروائیاں معمول کے آپریشن حالات میں تقریباً 9 سال کی سرگرمی کے برابر پہنچ چکی ہے، یعنی 9 سال آپ ایک آپریشن جو اپنی کیمپین چلاتے ہیں اور پھر 6 ماہ کے اندر، یہ دونوں برابر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کے ہزاروں انجن بھی مسلسل فوجی استعمال کے باعث تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اہلکاروں پر پڑنے والے نفسیاتی اور جسمانی اثرات بھی ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے 1,138 اہلکاروں کی ہلاکت کی اطلاع ہے، جبکہ 11,730 فوجیوں کو سرکاری طور پر جسمانی یا نفسیاتی مسائل سے متاثر قرار دیا گیا۔ اس اخبار کی رپورٹ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ فوجی اہلکاروں میں بڑھتی ہوئی تھکاوٹ کی نشاندہی بہت اہم ایک پوائنٹ ہے اس رپورٹ کا، جبکہ بعض اہلکار کم مطالبہ والی جو پوسٹنگز ہے اس کا انتخاب کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جناب یہ زیادہ چیلنجنگ پوسٹ ہے تو ہمیں یہاں نہ بھیجا جائے، اور ایسی پوسٹ پہ بھیجتے ہیں جہاں پر ہمیں دشمن کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے، اور کچھ فوجی سروس چھوڑنے پر بھی غور کر رہے ہیں، یعنی فوج کو خیر بات کہا جا رہا ہے۔ کرائے کے فوجی اور تنخواہ دار فوجیوں میں یہی فرق ہوتا ہے دوستو، یعنی ایک طرف ایران کے خلاف فوجی اور اقتصادی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف طویل جنگی کارروائیوں نے اسرائیل کی اپنی فوجی صلاحیتوں پر بھی دباؤ بڑھایا۔ اور دوستو اسی دوران ایک اور جو محاذ ہے وہ ایران کے اندر انٹرنیٹ جس طرح سے آپ نے وہاں پہ انسٹال کیا، یہ بھی اسٹار لنک کی جو کیمپین تھی جس میں تقریباً بتایا جاتا ہے کہ ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوا اور 1,000 کے قریب ڈیوائسز کو قبضے میں لیا گیا۔ یہ ایک نیا محاذ ہے جہاں سے انفارمیشن باہر جاتی ہے۔ تقریباً 163 کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی پولیس کے اقتصادی سیکیورٹی چیف حسین رحیمی نے بتایا کہ یہ کارروائیاں گزشتہ 4 ماہ کے دوران جولائی کے اختتام تک کی گئی، اور حکام کے مطابق کارروائی کے دوران اسٹار لنک ڈیوائسز کے علاوہ دیگر جو متعلقہ آلات تھے انہیں بھی قبضے میں لیا گیا، جبکہ سامان منتقل کرنے والی 15 گاڑیاں بھی ضبط کی گئی۔ حسین رحیمی کے مطابق ان آلات کی ایک بڑی تعداد ایران کی مغربی اور شمال مغربی سرحدوں کے ذریعے ملک میں داخل ہوئی، جن میں آذربائیجان اور عراق کے کردستان کے جو علاقے ہیں، ریجنز ہیں، جنہیں استعمال کیا گیا، اور یہاں سے یہ تمام چیزیں جو ہیں اسمگل کی گئی۔ ایرانی حکام نے اسٹار لنک آلات کی ملک میں آمد اور استعمال کے خلاف کارروائی کی وجوہات کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی، لیکن دوستو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ چند ماہ سے ملک میں اسٹار لنک آلات کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، اور یوں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع اب صرف جنگی محاذ تک محدود نہیں رہا۔ میزائل اور ڈرون حملوں سے لے کر آبنۂ ہرمز، اقتصادی پابندیوں، اسرائیلی فوج پر بڑھتے دباؤ اور مواصلاتی نظام تک اس تنازع کے کئی محاذ ایک ہی وقت میں آپ کو نظر آئیں گے۔ دوستو یہ اب تک کی خبریں تھی، آپ سے اگلی نشست میں رات کو ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔